छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर है। किस पे निर्भर है? अब देखिए ये प्रश्न क्यों डाला, आप कहोगे गुरुजी ये प्रश्न क्यों डाला आपने? क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नताएं भी अपने सिलेबस में, एक प्रश्न वहां से आना है, लर्निंग भी अपने सिलेबस में, दोनों बिंदुओं में से एक मिलजुल के एक प्रश्न बन रहा है और ये एग्जाम में 3 बार रिपीट हुआ है, इसलिए प्रश्न डाला गया है। इसलिए हर एक प्रश्न का मतलब एक कुछ ना कुछ आधार है इस टेस्ट में लेने का, ठीक है। छात्रों में सीखने की योग्यता किस पे निर्भर है? सामाजिकता पे, संस्कृति पे, परिवार पे या व्यक्तिगत भिन्नता के ऊपर? बहुत सिंपल प्रश्न है, बहुत सिंपल प्रश्न है, बताइए। सर कई स्टूडेंट तो टॉपर आने के लिए मैसेज करके आंसर पूछ रहे थे। अच्छा, ये बहुत गलत है। मैं आपको एक चीज हमेशा बता देता हूं, एक चीज ईमानदारी से बताता हूं, हमेशा अपने साथ ईमानदारी रखिए, हमेशा अपने साथ ईमानदार रखिए कि जो बच्चे मुझे बहुत सहयोग करते हैं, मान लीजिए किसी भी कार्य में, मैं उनको भी ये नहीं बताता हूं कि आज का टेस्ट में कहां से क्या टाइप हो रहा है, क्या आ रहा है। ये जब तक ईमानदारी अपने साथ नहीं बरतोगे, मान लीजिए आप एक ग्रुप में बैठे हैं और ग्रुप में बैठे हैं और आपने एक आंसर दिया और दूसरा बच्चा भी आपके पास मोबाइल लेके बैठा है और उसने कहा कि यार मैं तो इसमें ये आंसर कर रहा हूं, तू ये कर, तुक्का लगा रहे हैं, तो वो कोई सेंस नहीं है उसका। आप जब तक अपने मन मस्तिष्क से पेपर को हल नहीं करेंगे तो आप कैसे जान पाओगे कि आपकी कमी क्या है? आप यदि चीटिंग करके यदि नंबर आ भी जाते हैं आपके, तो आपको खुद को मन के अंदर फीलिंग होगा यार मेरे नंबर सही नहीं आए। जब तक इंसान को खुद को पॉजिटिव फीलिंग नहीं आती है, वो धोखा खुद के साथ करता है, याद रखना। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं मानता हूं कि आप दुनिया के सबसे बेवकूफ इंसान है। किसी भी टेस्ट को आप एग्जाम हॉल के लिहाज से दीजिए। आप ये दीजिए कि मान लीजिए 30 में से आपके 15 ही आ गए, क्या फर्क पड़ता है? आपको पता चल रहा है कि हमारी स्थिति क्या है, 15 आए तो क्यों आए, 15 से मैं 30 पे कैसे पहुंचूंगा, वो स्थिति मुझे सुधारनी है। लेकिन मैं 30 लेके खुश हूं यदि मैंने चीटिंग करके लिए, तो वो मूर्खता आपकी, वो आपका लेवल नहीं है। तो कोशिश ये करें कि मेरे कम आगे कोई बात नहीं, आगे बेटर कैसे लाऊंगा। हमेशा याद रखना, गुंजाइश रखिए अपने अंदर सुधार की और चैलेंज के रूप में लीजिए सफलता को। याद रखना बहुत आगे चले जाओगे। और झूठी चीटिंग करके यदि आप लाते हैं तो वो खुशी नहीं है, वो अपने साथ धोखा, याद रखना, ठीक है। कोई बात नहीं, देखिए तो ये व्यक्तिगत भिन्नता उत्तर हो जाएगा। यानी सीखना सब, हम सब अलग हैं। आप में से 23-24 हजार बच्चों ने टेस्ट दिया, हर बच्चा अपने आप में डिफरेंट है, हर बच्चे का सोचने का तरीका अलग है, हर बच्चे का देखने का नजरिया अलग है। तो सीखने की जो योग्यता निर्भर करती है वो इंडिविजुअल डिफरेंस में निर्भर करती है। 4 नंबर पे थोड़ा सा स्पीड ले लेता हूं क्योंकि अपने 10-15 मिनट बीच में बंद हो गया था। अगर अनुबंधन स्थापित होने के पश्चात पुरस्कार को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटती है? ठीक है, अगर अनुबंधन स्थापित होने के पश्चात पुरस्कार को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटती है? बहुत अच्छा प्रश्न था, लर्निंग टॉपिक में से प्रश्न लिया गया है। बताइए क्या आंसर होगा? विलोपन, सामान्यीकरण, विभेदन, अनुक्रिया में देरी। ये बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। अनुबंधन स्थापित होने के बाद पुरस्कार को हटा दिया जाए, ठीक है, कि अनुबंधन तो स्थापित हो गया कि कुत्ते ने घंटी के साथ कंडीशनिंग कर ली, लेकिन जैसे ही घंटी के साथ कंडीशनिंग की, हमने भोजन देना बंद कर दिया, तो क्या कुत्ता फिर उस घंटी के प्रति अनुक्रिया करेगा? नहीं करेगा। उस घटना को अपन क्या बोलेंगे? विलोपन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विलोपन बोलेंगे। विलोपन क्या था कि भाई 2 दिन 3 दिन हो सकता है कि कुत्ता घंटी के प्रति लात टपका देगा, लेकिन जब 5वें दिन या 6ठे दिन आप घंटी बजाओगे तो कुत्ते के समझ में आ जाएगा बड़े बेवकूफ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? बेवकूफ बना रहे हैं। डेली घंटी बजावे खान के लिए क्यों दी को नहीं, थोड़ो बहुत जो मायने पोतीनो बस रहे वो लार के माध्यम गयो निकल। अब वो कुत्तो शानो जागो, वो भी घंटी के ऊपर दर में कुछ ही गुण करे, भी घंटी के ऊपर हलचल ही गुण करेगो, बा हलचल नहीं करेगो, बा घटना कुछ हो रहे, बा विलोपन हो, क्यों हुए? विलोपन हुए। तो अनुक्रिया देने के बाद जो है, अनुबंधन होने के पश्चात जो पूर्ण बलन बंद कर दोगे तो घटना क्या कहलाएगी? विलोपन। तो आंसर क्या होगा? 1 होगा। याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। अनुक्रिया में देरी नहीं होगी, बंद ही कर दोगे आप। विलोपन का मतलब है ये पुरस्कार देता निम्न से कौन सी घटना घटती है, तो विलोपन घटना घटती है। ये घटना पूछ रहा है, ठीक है। 22 से 30 भी ठीक है, आप टेंशन मत लो। एक तो रोया करो मत थे, कोई बात को नहीं है, आगा तो आगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, अच्छा हो जाएगा सब। नव फ्राइडवादी सिद्धांतवादी का दावा था कि व्यक्ति को जिंदगी में हीनता व अपर्याप्तता की
भाव की पूर्ति करने के लिए प्रयासों की खोज द्वारा प्रभावित होता है। मतलब ऐसा नव फ्राइडवादी सिद्धांतवादी कौन सा है? अब नव फ्राइडवाद पे लगातार प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को डाला है और बहुत अच्छा प्रश्न है कि व्यक्ति की जिंदगी हीनता और अपर्याप्तता की भाव की पूर्ति करने के लिए वो व्यक्ति प्रयास करता है, जिसको उसने नाम दिया था श्रेष्ठता का प्रयास, जिसको उसने नाम दिया था पुरुषोचित विरोध। ऐसा कौन सा था? ऐसा कौन सा था बताइए सर? क्या एक नंबर क्वेश्चन वापस देखना? एक नंबर क्वेश्चन सही है। अवचेतन मन जो है वो अचेतन मन को भी कहा जाता है, जैसे अपन नॉर्मली बुक्स में अचेतन को भी अवचेतन कहा गया है, लेकिन स्पेशली जो स्लिप ऑफ टैग है, बोलने में जो गलती होता है वो अचेतन का मन का होता है। क्योंकि वहां ऑप्शन में अर्धचेतन मन अलग दे रखा है, तो आपको अवचेतन या अचेतन मन ही करना था। और इंग्लिश जो वर्जन था उसमें क्या लिख रखा था? अनकॉन्शियस। तो आपको इंग्लिश वर्जन भी देख लेना था। अनकॉन्शियस माइंड आपका आंसर होगा, तो उसमें कोई फर्स्ट नंबर का जो पर्सन है उसमें अचेतन ही होगा। ठीक है, यहां आंसर क्या होगा? नव फ्राइडवाद में कार्ल युंग तो बात ही नहीं करता हीनता की बात की, कार्ल रोजर्स हीनता की बात की नहीं करता है, सामाजिकता की बात करता है। एडलर इस बात की बात करता है। एडलर कहता है कि बाल्य वैसे बच्चे में जन्मजात हीनता की भावना होती है और 3 कारणों से होती है। आंगिक हीनता, अत्यधिक लाड प्यार या उपेक्षापूर्ण व्यवहार, इनसे बच्चे में हीनता की भावना होती है और उस हीनता की भावना को दूर करने के लिए वो क्या करता है? श्रेष्ठता का प्रयास करता है। तो ये किसका कथन था? ये एडलर का कथन था। किसका कथन था? एडलर। तो आंसर क्या हो जाएगा? एडलर। तो 5 में आंसर सी। सर 20 नंबर आए, सुधार संभव है? निश्चित रूप से संभव। 20 तो बहुत बढ़िया है, 20 तो बहुत बढ़िया है। पिछली बार रिट में जिनके 17-18 नंबर आ गए वो ही टीचर बन गए। तो आप तो यदि 25 प्लस ले जाओगे तो रैंक में आओगे, टॉप रैंक में साइकोलॉजी में। 25 प्लस वाले याद रखना, ठीक है। आप 20 प्लस भी लेके आते हो तो सिलेक्शन की दौड़ में तो शामिल हो, याद रखना, टेंशन ही नहीं है। और मैं जो टेस्ट ले रहा हूं उसमें यदि आप कितने नंबर आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया स्थिति है। मैं जो टेस्ट ले रहा हूं उसमें यदि इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं मेगा टेस्ट में तो बहुत अच्छी स्थिति है। 20 वाले भी इतने कमजोर मत माने अपने आप को। 6 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हार्वर्ड गार्डनर की अनेक बुद्धि सिद्धांत में शामिल नहीं है? अब बहुत इजी प्रश्न था। देखिए ब्लूप्रिंट जो बनता है आरबीसी बोर्ड का, उसका क्राइटेरिया क्या होता है? आरबीसी बोर्ड का जो क्राइटेरिया वो क्या होता है? उसमें ये होता है कि 30% तो बहुत नॉर्मल पर्सन होंगे, ठीक है, 30% मीडियम लेवल के होंगे, 30% जो होते हैं मतलब या 20% मान लीजिए बहुत उच्च स्तर के पर्सन होंगे और 10 स्तर के पर्सन सामान्य होते हैं। ये एक ब्लूप्रिंट होता है आरबीसी बोर्ड का, जो एज ए एग्जामिनर, एज ए पेपर सेटर हमें जो एक प्रकार से 11वीं 10वीं और 12वीं के जो पेपर सेट करने के लिए इंस्ट्रक्शन होते हैं उनमें ये इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो मैंने उसी को पेपर को पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश की है। जरूरी नहीं ऐसा है, लेकिन अब तक जो पेपर हुए हैं वो इसी पैटर्न से आए, इसलिए फॉलो करने की कोशिश की, याद रखना, ठीक है। तो टेंशन नहीं ले आप। निम्नलिखित में से कौन सा हार्वर्ड गार्डनर? अब हार्वर्ड गार्डनर पे मैंने प्रश्न क्यों लिया? क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर अलग से सिलेबस में लिखा हुआ है। तो हार्वर्ड गार्डनर तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। तो हार्वर्ड गार्डनर की कौन सा प्रकार नहीं है? संगीतात्मक बुद्धि, म्यूजिकल बुद्धि की बात की है इसने, सांस्कृतिक बुद्धि की बात की है क्या? नहीं की इसने। भाषाई या शाब्दिक बुद्धि की इसने बात की है। प्राकृतिक बुद्धि जो इसने 8वां प्रकार बताया था। अब देखो हर किताब में गलती होती है। आरबीएससी बोर्ड की साइकोलॉजी किताब चला आपने, बिक मायने सिर्फ 7 ही बुद्धि का प्रकार बता रखे 12वीं क्लास में। अब आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ के चले जाओ, पिछली रिट में 8वां प्रकार पूछ लिया। तो हर किताब की कमियां होती हैं। आरबीएससी बोर्ड की किताबें मैं ऑनलाइन अवनी एजुकेशन ऐप पे करवा रहा हूं, लेकिन वहां ये भी बता रहा हूं कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना, उस किताब में गलती क्या है, ये आपको भी समझना पड़ेगा कि गलती क्या है। आरबीएससी बोर्ड का मतलब ये नहीं कि वो आरबीएससी बोर्ड ही सत्य है, गलत है, उसमें बहुत गलतियां हैं। वहां 7 ही प्रकार है, जबकि हमें पता है कि वर्तमान में 9 प्रकार और 8वां प्रकार प्राकृतिक बुद्धि है। तो ये चीजें मायने में रखनी है, याद रखना। सांस्कृतिक बुद्धि जो है वो इसने हार्वर्ड गार्डनर ने कहीं भी बताई नहीं है, तो बी आंसर जो है वो गलत हो गया। तो 6 नंबर बी। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न, बुद्धि लब्धि प्राप्तांक किस मापनी का उदाहरण है? बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न था। मैंने इस प्रश्न के माध्यम से 2 टॉपिक को मतलब एक टच करने की कोशिश की, 2 टॉपिक को टच करने की कोशिश की इस प्रश्न के माध्यम से। बुद्धि से 2 प्रश्न आने थे और बुद्धि से हमने हार्वर्ड गार्डनर पे पूछ लिया और दूसरा प्रश्न यहां से हम पूछ रहे हैं। तो बुद्धि लब्धि प्राप्तांक प्लस मैंने यहाँ पे मापन का भी संदर्भ ले लिया, मतलब मापन मेजरमेंट वाला जो 5 यूनिट है उसको भी यहाँ जोड़ दिया है। तो 2 टॉपिक को ही कवर कर रहा है ये प्रश्न, याद रखिएगा। तो ये किस मापनी का उदाहरण है? आनुपातिक मापनी तो हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? आनुपातिक मापनी जो होती है एक प्रकार से प्रतिशत, ठीक है, एक निर्धारित मिलीमीटर किलोमीटर वो चीज है,
वो अनुपातिक मापनी है। नापनी मापनी होती है शाब्दिक रूप से जिसको व्यक्त किया जाता है विशेषताओं के आधार पे। कोटिक्रमिक मापनी होती है निम्न से उच्चतर या उच्चतर से निम्नतर की ओर। अंतराल मापनी बुद्धि लब्धि आईक्यू कोसेंट को जो व्यक्त करते हैं वो हमेशा अपन अंतराल मापनी में व्यक्त करते हैं कि प्रतिभाशाली की बुद्धि लब्धि 120 से 140 के मध्य होती है, सृजनात्मक की 110 से अधिक होती है, एवरेज बुद्धि की 90 से 110 के मध्य होती है, इसकी पिछड़े वाले की 80 से 90 के मध्य होती है। तो